9 साल पहले जब अजय साहू उर्फ मोहित ने सरिता से विवाह किया था, तब सरिता से छोटी साली कविता 15 साल की थी। इसके 3 साल बाद 18 साल की उम्र में वह भरी पूरी युवती लगने लगी थी। ससुराल में अजय के सास ससुर के अलावा उसकी 2 सालियां कविता और सविता थीं, कोई साला नहीं था। सविता काफी छोटी थी, इसलिए अजय को खिलाने पिलाने व उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी बड़ी साली कविता की थी। कविता भी अपने जीजा का हुक्म मानने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। जीजा की जरूरतों का ख्याल रखना साली का कर्तव्य होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अजय भी इन बातों को सामान्य रूप से लेता था, लेकिन एक दिन अचानक ही वह कविता के अद्भुत सौंदर्य की तेज रोशनी में चौंधिया गया। एक दिन जब अजय ससुराल पहुंचा तो कविता किसी परिचित के यहाँ मांगलिक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कविता ने सुर्ख लाल जोड़ा पहन रखा था और अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। कलाई में चूड़ियां और चेहरे पर सादगी भरा श्रृंगार, आँखों में काजल की रेखा और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। उसे देखकर अजय की नजरें ऐसी चिपकी कि हटने को ही तैयार नहीं हुई। कविता ने अजय को मीठा और पानी ला कर दिया, फिर चाय बनाकर पिलाई। कुछ देर उसके पास बैठकर अपनी बहन की खैरियत पूछी, फिर उसके पास से उठते हुए बोली, जीजा जी आप आराम करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। कविता चली गई और वह देखता रह गया। अजय बेड पर लेट गया और कविता के बारे में सोचने लगा कि इतनी सुंदर तो सरिता तब भी नहीं लगी थी जब दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। अजय ने अपने मन से कविता का ख्याल निकालने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सका। कविता के सौंदर्य की तेज रोशनी से उसने जितना दूर जाना चाहा, उतना ही मस्तिष्क से अंधा होता गया। अजय सोचने लगा कि मेरी शादी भले ही सरिता से हो गई, पर कविता भी तो उसकी साली ही है। साली यानी आधी घरवाली। अजय के मन में पाप समाया तो वह कविता को पाने की जुगत में लग गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के गांव पूरब थोक में राजेश चंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। वह खेती बाड़ी का काम करते थे। परिवार में पत्नी उषा और 3 बेटियां सरिता, कविता और सविता थीं। बेटा न होने का राजेश को कतई गम नहीं था। उन्होंने तीनों बेटियों की बेटों से बढ़कर परवरिश की थी। सरिता ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। कौशाम्बी के ही कुम्हियवा गांव में रामहित साहू रहते थे। वह भी खेती किसानी करते थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें अजय उर्फ मोहित सबसे बड़ा था। अजय ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद अपना खुद का काम करने का निर्णय लिया। काफी सोच विचार के बाद उसने डीजे संचालन का काम शुरू किया। उसका ये काम अच्छा चल गया। अपने इसी काम के दौरान एक वैवाहिक समारोह में उसकी मुलाकात सरिता से हुई। सरिता उस समारोह में काफी सज-धज कर आई थी, इस वजह से वह काफी खूबसूरत दिख रही थी। डीजे पर डांस करने के दौरान सरिता ने डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो गाना चलाने की मांग की। अजय ऑपरेटर के पास ही खड़ा था, उसकी पीठ सरिता की तरफ थी। मधुर आवाज सुनते ही अजय पलटा तो पलटते ही सरिता को देखा तो देखता ही रह गया। अजय काफी स्मार्ट था, उसे अपनी तरफ देखते पाकर सरिता भी लजा गई और बोली, सॉरी मैं आपको डीजे वाला समझ बैठी, इसलिए अपनी पसंद का गाना चलाने के लिए कह दिया। अजय उसके भोलेपन पर मुस्कुराते हुए बोला, आपसे कोई गलती नहीं हुई, मैं डीजे वाला बाबू ही हूँ, यानी इस डीजे का मालिक। ये बात है तो मेरा पसंदीदा गाना लगवा दें, जिससे मैं डांस कर सकूं। सरिता ने तिरछी नजरों से अजय को निहारते हुए कहा। अजय ने ऑपरेटर को बोलकर डीजे वाले बाबू गाना लगवा दिया। गाना भारी भरकम स्पीकरों पर गूंजने लगा तो सरिता अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगी। वह डांस कर जरूर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अजय पर ही था। अजय भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वह इशारे से बार बार सरिता की तारीफ भी कर रहा था। उसकी तारीफ पाकर सरिता लजाकर दूसरी ओर देखने लगती थी। डांस खत्म होने के बाद भी दोनों वहां से हटने को तैयार नहीं थे। उनकी निगाहें मिलने के बाद अब उनके दिल मिलने को तड़प रहे थे। वो तड़प उनकी निगाहों में बखूबी नजर आ रही थी। आखिर अजय ने उसे इशारे से अपने पीछे पीछे आने को कहा तो सरिता उसका इशारा समझकर दिल के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चली गई।
अजय एकांत में सुनसान जगह पर खड़ा हुआ तो शर्माते सकुचाते सरिता भी वहां पहुंच गई और पूछने लगी, आपने मुझे इशारे से अपने पीछे आने को क्यों कहा? क्यों, क्या तुम्हें वास्तव में नहीं पता? अजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को सुनो, जवाब मिल जाएगा। सब दिल का ही तो मामला है, ये ऐसा मजबूर कर देता है कि इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है और इंसान वही करने लगता है जो यह चाहता है। मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ गई हूँ। सरिता अपने दिल की व्यथा उजागर करती हुई बोली, ये दिल ही तो है, जब इसके अपने मन का मीत मिल जाता है तो प्यार की घंटी बजाकर आगाह कर देता है। देखो ना, जब तुम्हारे दिल को मेरे दिल ने पुकारा तो तुम्हारा दिल मेरे पीछे पीछे खींचा चला आया। कहने को हम अजनबी हैं, लेकिन हमारे दिलों ने हमारे बीच प्यार के रिश्ते की नींव रख दी है, जिस पर हमें मिलकर प्यार की इमारत खड़ी करनी है। अगर मेरा प्यार मेरा साथ मंजूर हो तो मेरे पास आकर गले लग जाओ। कहते हुए अजय ने बड़ी चाहत भरी नजरों से देखा तो सरिता उसकी ओर खींची चली गई और उसके गले लग गई। यह ऐसा प्यार था जिसने बिना एक दूसरे के बारे में जाने उनके दिलों को मिला दिया था। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना, खूब ढेर सारी बातें की, मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिए, फिर मिलने का वादा करके जुदा हो गए। उस दिन के बाद उनमें बराबर बातें और मुलाकातें होने लगी। करीब 9 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। सरिता के घर वालों को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अजय के घर वाले इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे। अजय विवाह करने के बाद कौशाम्बी के सिराथू कस्बे में सैनी रोड पर किराए का कमरा लेकर सरिता के साथ रहने लगा। अजय अपनी जिंदगी से काफी खुश था। सरिता की छोटी बहन कविता की खूबसूरती अजय का मन लुभाती तो थी, पर उसकी नजरें बेईमान नहीं थीं। लेकिन उस दिन कविता को सुर्ख लाल जोड़े में सजा संवरा देखा तो वो उसे दुल्हन सी हसीन लगी। बस जीजा के मन में साली के लिए फितूर समा गया। कविता के बारे में सोचते हुए अजय सो गया और सपने में भी कविता उसका चैन हरती रही। सुखद सपनों में खोया अजय न जाने कब तक सोया रहता कि उसकी सास उषा ने आकर जगा दिया, अजय बेटा उठो, शाम हो गई है। अजय हड़बड़ा कर उठ बैठा, मैं दोपहर को सोया था और अब शाम ढल रही है। मम्मी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हारे आराम में विघ्न न पड़े इसलिए मैंने नहीं जगाया। उषा बोली, तुम उठकर हाथ मुंह धो लो, तब तक कविता चाय बनाकर ले आएगी। अजय ने बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और तौलिए से पोंछने के बाद कुर्सी पर आकर बैठ गया। सामने किचन में कविता खड़ी चाय बना रही थी। अब उसके शरीर पर लाल जोड़े की जगह सफेद सलवार सूट था। कलाई में चूड़ियां भी नहीं थी। उसने चेहरा पानी से जरूर धो लिया था, पर मेकअप की मौजूदगी अब भी नुमायां हो रही थी। आंखें मिलते ही कविता मुस्कुराई, जीजाजी खूब मजे से सोए। अजय ने मन ही मन में जवाब दिया, सपने में बिजली गिराकर मासूम बन रही हो। लेकिन जुबान से बोला, मजा लेकर सो रहा था या कजा से गुजर रहा था, बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ, कब आई? थोड़ी ही देर में आ गई थी। घर आकर देखा तो आप सो गए थे, इसलिए मैं भी घर के कामों में लग गई थी। कविता ने मुस्कुरा कर कहा और उसके सामने टेबल पर चाय का कप रख दिया। फिर उसी के पास बैठ गई। अजय को उस समय वहाँ अपनी सास की मौजूदगी खल रही थी। कविता अकेली होती तो वह उसे रिझाने का प्रयास करता। अजय की मजबूरी ये थी कि वह न सास को वहाँ से जाने को कह सकता था और न कविता का हाथ पकड़कर अकेले में बात करने के लिए ले जा सकता था। रात को खाना खाने के बाद अजय को कविता के कमरे में सोने के लिए पहुंचा दिया गया और कविता सविता के कमरे में उसके साथ सो गई। अगले दिन सुबह होने पर अजय के सास ससुर खेतों पर चले गए। सविता स्कूल चली गई। इससे अजय को कविता से बात करने का मौका मिल गया। उस समय कविता नहाने जा रही थी। अजय ने उससे पूछा, कविता, नहाने के बाद तुम कौन से कपड़े पहनोगी? कविता ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे कहीं जाना तो है नहीं, इसलिए घर में जो पहनती हूँ वही पहन लूंगी। घर में पहनने वाले नहीं। अजय ने मन की परतें उसके सामने खोलनी शुरू कर दी। तुम वही लाल जोड़ा पहनो जो तुमने कल पहना था। वो रोज पहनने के लिए थोड़े ही है,
कविता मुस्कुराकर बोली, वह लाल जोड़ा विशेष अवसरों पर पहनने के लिए बनवाया है। कहीं विशेष प्रोग्राम होता है तभी पहनती हूँ। अजय कविता के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे चाहती हो ना? कविता जीजा के मन का मैल नहीं समझ सकी। उसने सहजता से जवाब दिया, हाँ चाहती हूँ। अगर तुम मुझे चाहती होगी तो वही लाल जोड़ा पहनोगी। जीजा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लाल जोड़े को पहनने की जिद क्यों कर रहे हो। वह बोली, इसलिए कि उसे पहनकर तुम दुल्हन जैसी लगती हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मेरा विवाह करके मुझे इस घर से निकालने पर तुले हैं। कविता हंसी, अब तो मैं उसे हरगिज नहीं पहनने वाली, कहकर कविता तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। लड़की न कहे तो उसकी हाँ समझना चाहिए, सोचकर अजय के होठों पर मुस्कान फैल गई। अजय पहले ही तैयार हो चुका था, इसलिए वह बैठकर अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब कविता नहाकर तैयार हुई तो मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे अजय ने देखा तो जैसे उसके अरमान बिखर कर रह गए। कविता ने लाल जोड़ा नहीं पहना था, उसने मेहंदी कलर का सलवार सूट पहन रखा था। उस सलवार सूट में भी उसका सौंदर्य कयामत ढा रहा था। भीगे बालों से टपकती बूंदें उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी, जिससे भीगा भीगा उसका सौंदर्य दिल को लुभाने वाला था। अजय बेकाबू हो उठा और उसने कविता को बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूम लिया। कविता स्तब्ध रह गई। जीजा ने ये क्या गजब कर डाला। किसी तरह उसने स्वयं को अजय के चंगुल से आजाद किया और कमरे से निकल भागी। तभी सास भी घर लौट आई, जबकि उन्होंने दीदी से प्रेम विवाह किया है। दोपहर को अजय को भोजन कराने के बाद उषा किसी काम से बाजार चली गई। अजय कविता के कमरे में गया और उसके पास बैठते हुए बोला, कविता, जब से तुमको लाल जोड़े में देखा है दिल वश में नहीं है। कुछ करो कविता, वरना मैं तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी शादी तो सरिता दीदी से हो गई और वह भी आपने लव मैरिज की है। तुम पहले मिल जाती तो सरिता से बिल्कुल शादी नहीं करता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। शादी टूटने में कितनी देर लगती है? तुम हाँ बोलो तो मैं सरिता को तलाक देकर तुमसे विवाह करने का जतन करूं। अजय बेबाकी से बोला। धत, कविता हंसते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। जीजा, तुम पागल हो गए हो। उसके बाद उसने हाथ छुड़ाया और कमरे से जाने लगी तो अजय बेसब्र हो उठा और उसका हाथ पकड़कर खींचकर बेड पर गिरा लिया। इसके बाद वो उसे पागलों की तरह चूमने लगा। कविता के कुंवारे बदन को परपुरुष का कामुक स्पर्श मिला तो वह भी बहक गई। उसके बाद उनके बीच अनैतिक रिश्ता कायम हो गया। कविता को अपने जीजा के प्यार में गजब का न भूलने वाला आनंद मिला। इसके बाद जब तक अजय रहा, वह कविता के साथ मजे लेता रहा। संबंधों का ये सिलसिला चलता रहा। दूसरी ओर सरिता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम तनु रखा गया। लेकिन अजय तो कविता के प्यार में पागल था। अब वो ससुराल के अधिक चक्कर लगाने लगा। ससुराल वालों का माथा ठनका। जब नजर रखी तो उन्होंने कविता के साथ अजय की खिचड़ी पकती देखी। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, राजेश चंद्र ने बेटी कविता का विवाह कौशाम्बी के चरवा गांव निवासी नीरज से कर दिया। ये 5 साल पहले की बात है। विवाह का 1 साल बीतते बीतते कविता भी एक बेटी की मां बन गई। अब वो कभी कभार ही मायके आ पाती थी। उसके आने पर अजय ससुराल पहुंच जाता था। दोनों की चाहत तन मिलने से कुछ समय के लिए पूरी हो जाती, लेकिन फिर वही पहले जैसा हाल हो जाता। दोनों को अपने बीच की दूरी बहुत अखर रही थी। कविता पूरी तरह से अजय के प्यार में रंगी थी, इसलिए उसका ससुराल में मन नहीं लगता था। 1 साल पहले वह ससुराल से मायके आई तो वापस लौटकर ससुराल नहीं गई। अजय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पहले की भांति उससे मिलने जाने लगा। अजय की ससुराल वाले सब जानकर भी कुछ न कर पाते। वह चुपचाप तमाशा देखते रहे। सरिता को भी अपने पति के अपनी बहन कविता से संबंध की जानकारी हो गई। इसके बाद अजय और सरिता में विवाद होने लगा। अजय एक बहन का पति था तो दूसरे का प्रेमी। वह दोनों के जीवन से खेल रहा था। 13 अक्टूबर को अजय इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लिए सुबह प्रयागराज चला गया। शाम 6 बजे जब वह घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था,
धक्का देते ही खुल गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो कमरे में उसकी पत्नी सरिता और 7 वर्षीय बेटी तनु की लाशें पड़ी थीं। ये देखकर वह चीखने चिल्लाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। घटना की खबर मिलने पर क्षेत्र के विधायक शीतला प्रसाद पटेल भी वहां पहुंच गए। अजय के कमरे में उसकी पत्नी व बेटी की लाशें देखने के बाद उन्होंने सैनी कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को घटना की सूचना दे दी। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने अपने उच्चाधिकारियों को दोहरे हत्याकांड की सूचना दे दी। फिर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने लाशों का निरीक्षण किया। सरिता की लाश कमरे में मेज के पास जमीन पर पड़ी थी। उसके गले को चाकू से रेता गया था। शरीर पर भी 4-5 घाव के निशान थे। लाश के पास काफी खून पड़ा था जो सूख चुका था। लाश अकड़ी हुई थी। दरवाजे के पास सरिता की बेटी तनु की लाश पड़ी थी। उसके गले पर दबाए जाने के निशान मौजूद थे। तनु की लाश में काफी चींटियां लग गई थीं। निरीक्षण करने के बाद अनुमान लगाया गया कि दिन में किसी वक्त दोनों को मारा गया है। घर में किसी व्यक्ति द्वारा जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। नहीं आसपास पड़ोस में किसी ने घटना को अंजाम देने के समय किसी प्रकार का शोर शराबा सुना था। इसका मतलब ये कि हत्यारा कोई परिचित व्यक्ति है। इसी बीच एसपी अभिनंदन, एएसपी समर बहादुर सिंह और सीओ सिराथुप श्यामकांत भी डॉग स्क्वायर और फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लग गई। उच्चाधिकारियों ने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात अजय साहू से पूछताछ की तो उसने सुबह प्रयागराज जाने और शाम 6 बजे घर आने पर घटना का पता होने की बात बताई। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन कोई संदेहास्पद व्यक्ति नहीं दिखा। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को अजय पर ही शक था। उन्होंने अपना शक एसपी अभिनंदन को बताया। एसपी अभिनंदन की सोच भी वही थी। अजय ने बताया था कि वह दोपहर 12 बजे के करीब प्रयागराज गया था। उसके बाद ही लगभग 2-3 बजे घटना हुई होगी, लेकिन 3-4 घंटे में लाश अकड़ नहीं सकती। ऐसा तभी होता है जब घटना हुए 10-12 घंटे का समय हो जाए, यानी सुबह के समय। तब अजय घर पर ही था। अजय ने ही हत्या करके सारी कहानी गढ़ी है। इसका विश्वास हुआ तो अजय से और सख्ती से पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाया गया। लेकिन इससे पहले दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पूछताछ करने पर वह चुप ही रहे, लेकिन सविता फट पड़ी। उसने बताया कि कविता दीदी और जीजा का आपस में काफी लगाव था। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का शक सही साबित हुआ। इसके बाद अजय से थाने में सख्ती से उन्होंने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और इस जुर्म में उसने साली कविता के भी शामिल होने की बात स्वीकारी। दोनों ने ही मिलकर सरिता की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद कविता को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि अजय और कविता एक दूसरे से विवाह करके साथ रहना चाहते थे। सरिता उनके संबंधों का विरोध कर रही थी, वो उनके रास्ते में आ रही थी। इसलिए कविता और अजय ने मिलकर सरिता की हत्या की योजना बनाई। अजय ने कविता से बात करने के लिए दूसरा नंबर ले रखा था। उसी से बराबर कविता से बात करता था। उसी नंबर से बात करके उन्होंने हत्या का षड्यंत्र रचा। 13 अक्टूबर की सुबह 6 बजे अजय ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से नींद में सोई सरिता का गला काट दिया। सरिता चीख भी न सकी, जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अजय ने फिर उसके शरीर पर कई वार किए, जिससे सरिता की मौत हो गई। अपने पिता के हाथों मां को मरता देखकर मासूम तनु जाग गई और डर की वजह से रोते हुए बाहर की तरफ भागने लगी। अजय ने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया और उसका सिर दीवार पर पटक दिया। सिर में लगी चोट से तनु बेहोश हो गई। अजय ने फिर उसका गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। अजय तनु को मारना नहीं चाहता था, लेकिन भेद खुलने के डर से उसे बेटी की हत्या करनी पड़ी। उसने हत्या के बाद कविता से मोबाइल पर बात की और दोनों की हत्या करने की बात बता दी। इसके बाद वह बाजार गया और कई जगह जानबूझकर गया, जिससे वह सीसीटीवी कैमरों में कैद में आ जाए। एक जगह उसने समोसा खरीद कर भी खाया। इसके बाद वह प्रयागराज चला गया।
वहां वह शाहगंज इलाके में कई उन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों पर गया जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अपने प्रयागराज में होने के सबूत छोड़कर शाम को वह कौशाम्बी लौट आया। यहाँ लौटने के बाद भी कुछ जगहों पर गया। शाम 6 बजे वह कमरे पर पहुंचा और लाश देखकर शोर मचाने लगा, लेकिन काफी होशियारी के बाद भी वह कविता के साथ कानून के शिकंजे में फंस गया। इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।